नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बजट आएगा लेकिन घर का बजट महंगा करके चला जाएगा, ये संकेत तो पहले नहीं थे। ये नई स्थितियां हैं या फिर इस दौर में बजट के जरिए जो बजट ने घर का बजट बिगाड़ दिया है, उन सब के मद्देनजर क्या ये चर्चा आज की जाए तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठकर इस बात को लेकर कि क्या वाकई महंगाई अब बिल्कुल सामने आकर खड़ी है और खास तौर से मध्यम वर्ग हैरान परेशान है। ये सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले हम आपको दिखला देते हैं कि दरअसल जो कुछ महंगाई का जिक्र हो रहा है वो दृश्य आपके स्क्रीन पर है। वो कौन सा क्षेत्र है जो कि महंगा नहीं होगा? सर्विस टैक्स का मतलब ये होता है कमोबेश जो भी माल आप खरीदने जाएंगे वो महंगा है। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है और इन सब के साथ कोयला भी महंगा और उन सब के साथ पावर भी महंगा होने जा रहा है। तो ये एक स्थितियां जड़ रही हैं कि और बोतल बंद पानी जो है दरअसल उसमें भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, 15 से 18% कर दी गई है, तो वह भी महंगा है। ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि महंगाई। हम आपको एक रिपोर्ट दिखलाते हैं, उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे कि रिपोर्ट के जरिए की कोशिश की जाए कि इस महंगाई का मतलब है क्या। यह तस्वीर बतलाती है कि हर चीज महंगी। तो क्या महंगे दिन आने वाले हैं? दरअसल सर्विस टैक्स 12.36 से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है और रोड सेस 2 रुपए से बढ़ाकर 8 रुपए कर दिया गया। तो आग हर खरीद पर लगने वाली है और पेट्रोल डीजल की कीमतों ने महंगाई को नए सिरे से जगाने की दस्तक भी दे दी है। यानी एक तरफ सरकार ने झटके में आम आदमी की जेब से पैसे निकालकर अपनी जेब में डालने की कोशिश की, यानी सर्विस टैक्स धन वापसी का हथियार बना, तो दूसरी तरफ रोड सेस में बढ़ोतरी कर सफर को महंगा कर दिया गया। असल में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में लंबा चौड़ा भाषण तो पढ़ा, लेकिन जो नहीं पढ़ा उसका असर बजट पेश करने के क्या 12 घंटे के भीतर दिखाई देने लगा है। जी, वित्त मंत्री ने रोड सेस बढ़ाने का बजट भाषण में जिक्र नहीं किया। अलबत्ता बजट से जुड़े दस्तावेज में इसका जिक्र जरूर है। रोड सेस बढ़ने का नतीजा यह हुआ कि पेट्रोलियम कंपनियों ने शाम होते होते पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 18 पैसे और डीजल की दाम 3 रुपए 9 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई। सर्विस टैक्स बढ़ा है तो हमें पैसे ज्यादा ही देने पड़ेंगे। Probably we can limit to just once going once in a week. बाहर ज्यादा निकलने से पहले सोचेंगे कि अब तो सर्विस टैक्स भी आ गया, अब क्या करें। तो सवाल यह है कि क्या वित्त मंत्री ने अच्छे दिन के रैपर में महंगे दिन लपेट कर तोहफे में दिए हैं? मुद्दा सिर्फ यह भी नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, बल्कि मुद्दा यह है कि वित्त मंत्री ने इस बात का भाषण में जिक्र क्यों नहीं किया। रोड सेस अभी तक सिर्फ 2 रुपए था, जिसे बढ़ाकर सीधे 8 रुपए कर दिया गया है, तो दाम बढ़ने लाजमी थे। पेट्रोलियम पर और डीजल पर एक रोड डेवलपमेंट सेस लगाया जाता है, जिसको एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। इसकी दर 2 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए कर दी गई है और माना जा रहा है कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभी कुछ देर पहले बढ़ोतरी की गई है, ये उसका असर है। हालांकि तेल कंपनियां उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़कर बता रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के कारण इसकी दरें बढ़ाई गई, पर संभावना यह है कि आमतौर पर जब पेट्रोल और डीजल पर कोई सेस लगाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से प्रभावी होता है। दिलचस्प है कि पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से भेजी गई प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों पर नजर डालें तो बीते पखवाड़े ये तकरीबन $52 थे और अब $10 बढ़कर $65 पहुंच चुके हैं। वैसे पेट्रोलियम कंपनियां तकरीबन 3 महीने पहले कच्चा तेल खरीद कर रखती हैं, लेकिन अगर कच्चे तेल की कीमतों की वजह से ये कीमतें बढ़ी हैं तो अगला सवाल यह है कि क्या ऐन बजट के दिन ही कंपनियों ने कीमतें बढ़ाने की सोची क्यों या फैसला क्यों लिया, और अगर कर ही लिया है तो क्या रोड सेस का असर पड़ना बाकी है? बहुत ज्यादा हालांकि शेरो शायरी हुई नहीं, लेकिन इन सब के बीच असर होता चला गया। हमारे साथ पूरे मेहमानों की एक लंबी फहरिस्त है। शहनवाज हुसैन साहब है, मोहम्मद सलीम साहब है, संजय निरुपम जी है, मीरा सान्याल जी है, सुनील अलग जी है और राजदीप सरदेसाई भी है। लेकिन केंद्रीय मंत्री के तौर पर मौजूदगी इस वक्त रविशंकर जी की भी हमारे साथ खास तौर पे। रविशंकर जी, बजट शानदार रहा। देखिए, पहली बात तो मैंने आपकी मुझे थोड़ा मेरी बात सुन करके छोड़ दीजिएगा। मेरे शाहनवाज जी वहां बैठे हुए हैं, बस मैं 2-3 मिनट अपनी बात कह दूं। आपने कई आरंभिक टिप्पणियां की, क्या यह सच्चाई नहीं है कि 11 बार जो
पेट्रोल डीजल कम हुए तो उसके दाम को कंज्यूमर्स को पास ऑन किया गया। 7 रुपया पेट्रोल के दाम हुए, 11 रुपया लगभग डीजल के दाम कम हुए। लेकिन यह सच्चाई है कि लगभग 30,000 करोड़ प्लस का लॉस है पेट्रोलियम कंपनी को, क्योंकि कई बार वो पहले भी खरीदती है, इन्वेंट्री लॉस होता है, लेकिन उसको हमने नहीं अकोमोडेट किया था। कुछ इसका पैसा हम लोगों ने नेशनल हाईवे प्रोग्राम में भी लगाया, जेटली साहब ने उसकी बात कही। तो ये आपने जरा कहते तो बड़ी कृपा होती कि जब डीरेगुलेटेड है तो अगर $10 बढ़ा है तो उनको अगर वो 11 बार पास ऑन करते हैं कंज्यूमर को बेनिफिट, तो एक बार उनको भी अपने को एडजस्टमेंट करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए अगर उनका एक्सप्लेनेशन आया है तो सीधा आप उस पर अविश्वास कर लेंगे, ये थोड़ा ठीक नहीं है। आगे डाउन होगा तो फिर कंज्यूमर को पास ऑन किया जाएगा। आपने एक बात और कही कि बिजली का दाम बढ़ेगा कोल ऑक्शन से, इसको मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए आप, क्योंकि मैं कानून मंत्री रूप में इन्वॉल्व रहा हूं। हमने 204 ब्लॉक में 18 ब्लॉक को ऑक्शन किया, उसमें 7 ब्लॉक सिर्फ पावर के लिए थे। जो बिजली के ब्लॉक थे उसमें रिवर्स बिडिंग हुई है, अर्थात एक बेस प्राइस तय किया गया और जो कंपनी सबसे नीचे बोली लगाएगी उसी को दिया जाएगा और वो सीधा पास ऑन किया जाएगा कंज्यूमर को। तो आपने अपनी आरंभिक टिप्पणी में कह दिया कि कोल ब्लॉक के ऑक्शन से बिजली का दाम बढ़ेगा, ये आपने कहां से कह दिया? हाँ, स्टील और बाकी जो सीमेंट के लिए ब्लॉक दिए गए हैं उसकी बहुत चूंटी लगाई। कोल ब्लॉक का जिक्र नहीं किया गया था रविशंकर जी, कोल ब्लॉक का जिक्र नहीं किया गया। दरअसल आरंभिक टिप्पणी सेस जो लगाया गया है कोयले पर, आपको ठीक से सुना है पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, उसके पहले आपने कहा कि कोयले ब्लॉक की नीलामी से ब्लॉक यूज तो कहीं किया नहीं गया, सेस नहीं, वो ठीक है। लेकिन कल जब सुबह होगी, हमारे और आपके कहने से क्या होगा? कल सुबह होगी, जो मिडिल क्लास का आदमी है बाजार में जाएगा, कल से तय होने लगेगा। हम भी कहते हैं बहुत शानदार बजट है और इसके बाद बहुत जिंदगी आसानी से कटने वाली है, और दर्शक जो देख रहे हैं उनको बता दें कि कल से उनका जीवन बड़ा आराम तलब वाला हो जाएगा। चलिए हम ये कह देते हैं। सवाल खाली ये है कि कल सुबह होने वाली है, लोग जाएंगे बाजार खरीदने के लिए जाएंगे, उसके बाद क्या होने वाला है? सरकार आप है, आप बता दीजिए क्या होने वाला है। बहुत अच्छा होने वाला है तो आप भी बता दीजिए। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, एक संपादक के रूप में आपका सम्मान करता हूं, आपको इस बजट की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन मैं आपसे यह अपेक्षा करूंगा विनम्रता से कि मुझे आप अपनी बात तो कहने देंगे। अरे हुजूर, हमने ये कहा आपसे कि हमारे पास बजट की कॉपी है रविशंकर जी, उसमें लिखा हुआ है कोयला, लिग्नाइट और पीट पर वसूले जा रहे स्वच्छ ऊर्जा उपकर जो शेष है, उसमें अनुसूचित दर को 100 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति टन किया जा रहा है। तो हम सोच रहे हैं इसका कैसे असर पड़ेगा, कहां पर? जी एक मिनट। स्वच्छ भारत से अगर देश स्वच्छ होगा, लोगों के स्वास्थ्य बढ़िया होंगे, तो उससे देश पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये बातें एक्सप्लेन की गई कि नहीं की हैं? उस पूरे मूवमेंट के कारण जो देश के अगर हाइजीनिक कंडीशंस बेटर होगी तो काफी बढ़िया होगा, तो उसको हमको प्रेजेंट करने दीजिए। और दूसरी बात कि 14th फाइनेंस कमीशन के कारण पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, अगर हम 62% रेवेन्यू टैक्स का स्टेट्स को दे रहे हैं, कोल ब्लॉक का सारा एलोकेशंस का 1 लाख करोड़ प्लस हम स्टेट्स को दे रहे हैं, तो केंद्र के पास कुछ, जबकि पूरा स्पेस स्क्वीज था, फिर भी कुछ पैसों की व्यवस्था करनी होगी कि नहीं होगी हम इस पर। और एक बात ध्यान रखिए, हमने कोई गरीबी के कार्यक्रम को रोकने की बात नहीं की है, हमने मनरेगा का दाम बढ़ा भी दिया है। और इसके बाद आपने ध्यान रखा होगा कि सिर्फ 8 कार्यक्रम प्रदेशों को दिए गए हैं, बाकी सारे प्रो पुअर कार्यक्रम चलते रहेंगे। ये हमारी ही सरकार में हुआ है कि 12 रुपया आप साल में दीजिए प्रीमियम और आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट कवर आएगा डेथ में। सिर्फ 330 रुपए का प्रीमियम दीजिए साल में और आपको 2 लाख रुपए का नेचुरल डेथ में आएगा। सरकार सब्सिडाइज करेगी और आपको 60 साल के बाद 5,000 करोड़ का पेंशन 5,000 रुपए का पेंशन मिलेगा, जो अपने पत्नी बच्चों को दे सकते हैं। तो किसानों के लिए 8 लाख करोड़ के ऋण की व्यवस्था का प्रावधान है, 70,000 करोड़ रुपया सड़कों के लिए दिया है। ये सारी बातें भी तो उसमें हैं। तो आपको लगा कि सिर्फ महंगाई आ जाएगी, मेरे ख्याल में, और क्षमा करिए जो आपने मध्यम वर्ग की बात की, तो पेज 35 पर इस बजट स्पीच में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कैसे 4,44,000 का बेनिफिट मिडिल क्लास को मिलने वाला है। आप पढ़ लीजिए, ये भी लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें उसमें है। तो अब आपके ऊपर है, आप इसको जिस तरह से देखिए, आपके नहीं, हम लोग मतलब ये कोई डॉक्यूमेंट ऐसा तो नहीं ना है जो हम घर ले जाएंगे और रसोई में रख देंगे। हमारा कहना है कल से रसोई जागेगी, लोग खरीदने के लिए बाजार में जाएंगे, उसमें क्या क्या उनको मुश्किलात आने वाली है हम उसका जिक्र कर रहे हैं। हम तो कंज्यूमर को देख रहे थे, हम ये कहां बोल रहे हैं कि बीपीएल के स्थिति में लोग जो रह रहे हैं उनका क्या जीवन सुधरेगा। हम मान रहे हैं आप पूरे देश को देख रहे हैं, आपने सोशल डायनेमिक्स बदल दिए हैं बजट के जरिए, ये भी हम मान रहे हैं।
हम मान रहे हैं कि अब मनमोहन सिंह का एरा खत्म हो गया, बिल्कुल नए तरीके से आप सोच रहे हैं, लेकिन अब जिक्र खाली ये कह रहे हैं कि वो मिडिल क्लास कार्यक्रम मिडिल क्लास भी देखता है, टेलीविजन में बैठ के वही रंगीन सपने देखता है, इसलिए ये जहन में आया है। मैं थोड़ा इसका 2 मिनट जवाब दे दूं। मिडिल क्लास की हमारी पूरी चिंता है इस देश में। आप देखिए, मैंने बताया पैराग्राफ पेज 35 पर देख लीजिए, हमने बिल्कुल जिक्र किया है उसका, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा इस देश में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है उसके लिए जो हमने इतना बड़ा पूरा जो स्कीम लाया है, ये सारी बातों को देखिए। तो देश को बदलने का एक प्रकल्प है, देश जरूर बदलेगा और देश की इकोनॉमी और सशक्त होगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, रोजगार बढ़ेंगे। मैं एक बात खाली कहना चाहता हूं, मैं देश का आईटी इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर भी हूं। इस देश में 90 करोड़ मोबाइल फोन है, $100 बिलियन का हम रोज हर साल इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कैमरा, टीवी, एलईडी लाइट्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो देश में बनता नहीं था। आज के इस पूरे ड्यूटी स्ट्रक्चर में उनको इतना लाभ दिया गया है कि इस देश में बहुत बड़ी क्रांति होने वाली मैन्युफैक्चरिंग के रूप में, लोगों को नौकरियां मिलेगी, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। चाहे आपका सोलर पैनल हो या बाकी हो, सब विस्तार से लिखा हुआ है, वो भी इलेक्शन में देख लीजिए। तो ये विकास का भी बजट है, गरीबों का भी बजट है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बजट है, किसानों की भी चिंता की गई है। ये हमारी सोच है। अब बाकी तो आप देख लीजिए जनता इसको कैसे लेती है। हम तो काम करके दिखाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। वही मैटर करेगा, वही मायने भी रखेगा रविशंकर जी, क्योंकि हम आपको एक दूसरे से झगड़ा करने लगे उससे तो कुछ मायने होने नहीं वाला है। बजट सीधे अगर लोगों की जिंदगी से जुड़ गया है। मैं तो झगड़ता ही नहीं हूं पूरी आपको कैसे लग गया भाई? हमको लग रहा है आपको निकलना है, क्योंकि हम उस डिस्कशन को शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन एक सुनते जाइए, दुष्यंत कुमार का जो कहना था ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। देखिए ऐसा है, हमारे बहुत योग्य मित्र शाहनवाज जी वहां बैठे हुए हैं, वो बहस को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ तमाम चूंकि पैनल जुड़ चुका है। सलीम साहब, बार बार इस बात का जिक्र, अच्छा सलीम साहब से नहीं लाइन जोड़ी है। संजय निरुपम जी, कांग्रेस खुश है इस बजट से? He's been left speechless. आवाज नहीं टूटी, जुड़ी है। हमारे पास आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, हमारे पास आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। तो बताइए, आप लोग क्या सरकार के फेल होने का इंतजार कर रहे हैं इस बजट के जरिए? ये कैसे आपने कहा कि आपकी आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है तभी तो आपने कहा कि आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही। तो बताइए, आप लोग क्या सरकार के फेल होने का इंतजार कर रहे हैं इस बजट के जरिए? देखिए, कोई भी बजट एक सरकार के भविष्य के कामकाज का दिशा तय करता है। इस बजट से, जेटली जी के दूसरे बजट से, जो कि पूर्णकालिक बजट है, उससे एक स्पष्ट हो गया, सरकार आने वाले दिनों में सोशल सेक्टर के स्कीम के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देगी। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लोकसभा में भाषण दिया और जिस तरीके से मनरेगा का उपहास उड़ाया और मनरेगा के माध्यम से गरीबों का और गांव का उपहास उड़ाया, वो एक आज के बजट में बहुत अच्छे ढंग से परिलक्षित हुआ। जब स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो या सड़क हो या बिजली हो या फिर एग्रीकल्चर हो या फिर इंदिरा आवास योजना हो, तमाम योजनाओं के ऊपर जो एक एलोकेशन होता है, जो आवंटन होता है, उसमें भारी कटौती की गई। ये एक विषय हो गया। दूसरा विषय है मध्यम वर्ग का। निश्चित तौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर को अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कोई व्यवस्था करना चाहते करिए, किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन मध्यम वर्ग की कीमत पे नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घट के 25% होगा 4 साल में, और जो हमारा मध्यम वर्गीय है, जो एक इनकम टैक्स पे ही है, उसका 30% ही रहेगा एक, और दूसरा उसका जो सर्विस टैक्स है 12.5 से बढ़ा करके 14% कर दिया। मतलब हर तरीके से जो भी सुविधाएं उसको मिल रही, सारी सुविधाएं महंगी हो जाएगी। आखिरी बात, जो पूरा एक ओवरऑल जीडीपी के संदर्भ में जो एक मजाक उड़ाया जा रहा है कि 9 महीने के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, इंडस्ट्रियल इनपुट आउटपुट का जो पूरा नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है, एक्सपोर्ट नीचे है, और उसके बाद पर कैपिटा इनकम नीचे है, उसके बाद फिर परचेजिंग कैपेसिटी डाउन हो गई है, हर सेक्टर में इकोनॉमिक इंडिकेटर डाउन दिख रहा है, और जीडीपी कैसे ऊपर चला गया, और वो भी इतनी बड़ी छलांग। इतना सारा फ्रॉड करने का क्या मतलब है?
आपको सोशल सेक्टर के स्कीम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। स्वयं वित्त मंत्री महोदय कह रहे हैं कि सिर्फ 20,000 गांव रह गए हैं जिन गांवों में अब बिजली नहीं है, और ये जो उपलब्धि है हमारी सरकार की राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के नतीजे के तौर पे 6.5 लाख गांव में बिजली देने का जो कार्यक्रम 10 साल पहले शुरू हुआ था उसका नतीजा ये है कि अब सिर्फ 20,000 गांव रह गए, और ये सरकार खुद मान रही है। तो ये सरकार जिसने कांग्रेस को और कांग्रेस की योजनाओं को हमेशा दोष दिया, आज ये सरकार स्वयं उन योजनाओं की सफलता के ऊपर एक मुहर लगा रही है। जी, हमें लगता है शहनवाज, हम आपने अपनी बात कही, एक मिनट हम एक बेसिक लकीर पहले खींच ले। शहनवाज जी, मैसेज ये आया 2022 तक इस देश में सब कुछ हो जाएगा, सबके पास घर होगा, हर जगह बिजली होगी, हर जगह रोजगार होगा। 2022 एक आइडियल स्टेट के तौर पर हिंदुस्तान दुनिया के सामने आकर खड़ा हो जाएगा अगर ये सिस्टम जो चला रही है सरकार, अगर इसी हिसाब से देश चला तो ये सही है? एकदम सही है, क्योंकि अगर सरकार ने ये तय किया है, सरकार क्या करे? वो कोड़े वादे जो संजय निरुपम की सरकार ने दिखाया है पिछले 10 साल में जिस तरह के सपने दिखाए, वो सपने हम नहीं दिखा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम वो करना चाहते हैं, हम करके दिखाएंगे। इसलिए रविशंकर जी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कि जिस तरह की हमारी आज इकोनॉमी है और जिस तरह अरुण जेटली जी ने कहा कि जो हमें कांटे मिले हैं उसी में फूल खिलाना है, तो जो हमारी आज इकोनॉमी की हालत है उसमें जो हमें विरासत में मिली, उसमें जो बेहतर कर सकते थे वो किया है। जहां तक हर सेक्टर में, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं कि जो उन्होंने कहा कि हमने बीमा का इंतजाम किया, हमने समाज के हर वर्ग की चिंता की, यानी हर भारतीय की चिंता करना हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी है, उसको करने की कोशिश की है। शहनवाज जी, आप बता दीजिए कि क्या नहीं करना चाहिए था? नहीं, हम शहनवाज जी एक बात बताइए, इस देश में जो गरीब तबका है, क्या वो इस देश के लिए लायबिलिटी है, अनप्रोडक्टिव है? वो नहीं ना है। हम एक मिनट, हम एक छोटा सा हिस्सा जरा समझाना, हम जरा बताना चाह रहे हैं। हम एक आज रवि जब वित्त मंत्री साहब इंटरव्यू दे रहे थे दूरदर्शन पे, उन्होंने एक बात कही, हमको लगता है वो पहले सुन लेते हैं, बड़ा छोटा सा हिस्सा है। ये पर पड़ा तबका है, जितने जुलाहे थे, जितने हुनरमंद थे, जो गरीब थे, इस देश को जो चला रहे थे, आपने झटके में मान लिया कि उद्योग से वही कमाई का जरिया और उसके जरिए हम सेवा करेंगे तबके की, यानी उसको आप प्रोडक्टिव वे में लाने की स्थिति में आपके पास कोई ब्लूप्रिंट इस देश के पास है ही नहीं, कोई इकोनॉमिक मॉडल ही नहीं है। सही है ये? नहीं, उसमें अरुण जी ने ये कहा कि हम कड़खे बंद कर देंगे या उद्योग चलाएंगे, तो जो स्किल है जिनके पास, उसको गरीब अपने आप में स्वावलंबी नहीं होगा, कोई इकोनॉमी आपके पास नहीं है। इस सरकार की तो नींव है, इस सरकार की तो नींव इस पे खड़ी है कि स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया इस सरकार का कंसेप्ट है कि हम अपने स्किल को आगे बढ़ाएंगे और इंडस्ट्री को भी, जो हम बाहर से आयात करते हैं, जो रविशंकर जी ने आपको कहा कि जो चीजें हम बाहर से आयात करते हैं मेक इन इंडिया में लेकर जाएंगे, तो किसको रोजगार मिलेगा? उन गरीबों को रोजगार मिलेगा। तो सरकार रोजगार के साधन उपलब्ध करा रही है। सरकार यहाँ अगर इंडस्ट्री रहेगी तो उसमें कौन काम करेंगे? क्या इंडस्ट्री चलाने वाले के बच्चे या गरीब के बच्चे उसमें काम करेंगे? तो जब उन्होंने जो इशारा किया कि हम अगर इंडस्ट्री की चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम गरीब विरोधी हैं, ये धारणा भी सही नहीं है। इंडस्ट्री होगी तो गरीबों को काम मिलेगा, इंडस्ट्री होगी तो अगर हम कहते हैं कि किसान के बच्चे किसान के साथ वो इंजीनियर भी बने तो उनके लिए फैक्ट्रियां भी खोलनी होगी, तो दोनों चीज एक साथ चलती है। इस देश के अंदर स्टूडियो में इस बहस को ले आते हैं, जरा चर्चा कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, ये आपकी राय है। हमें तो लग रहा था कि इस देश में हुनरमंद तबका जो था वो धीरे धीरे खत्म हो गया, उसकी जमीन छुड़वा दी गई, उसको मजदूर के तौर पे ले आया गया, उसकी सेवा का मौका मिलता है क्योंकि दूसरी तरफ जो कैपिटल जिसके पास है वो पैसा लगाए, मुनाफा बनाए, उसमें से कुछ हिस्सा टैक्स के तौर पे आए, और इसी लिहाज में जब सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वही परेशान है इस बजट से, बाकी सब तो खुश है। मैं तो सिर्फ पहले जो आपके व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहिए कि कम से कम 1,000 रुपए महीने जी आया है मिडिल इनकम और लोअर इनकम ग्रुप के पास। एक सेकंड में समझा देता हूं, एक सेकंड बता दीजिए, आपके पास 1,000 आया। अगर आप कह रहे हैं कि सर्विस टैक्स, जो मैं ऊपर कह रहा था कि सर्विस टैक्स बढ़ गया, तो आप महीने में या 6 हफ्ते में एक बार जाके बाल कटाते हैं कि हर 3 दिन कटाते हैं? एक सेकंड, अगर आप 5,000 रुपए भी महीने, आई एम टॉकिंग रिच, तो वैसे ही इफेक्ट होगा सर्विस टैक्स से। पुअर अगर आप 7,000 महीना भी खर्च करिए इसके ऊपर के बाहर जाना, इधर करना, वो फिर भी 50 रुपए महीने बनता है, दैट्स ऑल। वो 1.5% सर्विस टैक्स का आप लोग समझाना चाहिए। देखिए आपके पास 1,000 रुपया आया है, आप पेट्रोल का भी ले लीजिए,
300 रुपए 100 लीटर वो अपने मोटरसाइकिल पे जाएगा, जो बड़े गाड़ियां में जा रहे हैं उनको तो अफेक्ट होगा ही। तो आप 300 ले लिए 50 ले, फिर भी 500 रुपए एक्स्ट्रा आ गया आपके पास। वो पहले मैंने फैक्चुअली सबको बता दिया। आप अगर हवाई जहाज का बिल कितना आता है? नहीं किसका? आपका टेलीफोन का बिल, कोई भी बिल। अरे टेलीफोन का बिल क्या? ना टेलीफोन का बिल, अगर हम, मैं तो गरीब नहीं हूं, एक सेकंड, आप अमीर हैं? नहीं अमीर नहीं हूं, बट आई एम इन द अपर इनकम ग्रुप। वन सेकंड, आई एम इन द अपर इनकम ग्रुप दैट पेज टैक्सेस। I am affected, not the poor. एक टेलीफोन का बिल आता, आप बाल कटवाने पे मत जाइए, हमने पता कर लिया 112 रुपए अगर लगते हैं तो 114, 2 ही रुपए बढ़ेंगे। बस टेलीफोन बिल में कितना लगेगा? कल आप भोजन करने जाएंगे 4 आदमी के साथ, वहां पर क्या टैक्स लगने वाला? अगर आप कहें जो आप लोग सुना रहे हैं सबको, मैं पहले कि गरीब को अफेक्ट करेगा, गरीब को नहीं अफेक्ट करेगा। अरे नहीं भाई, पैसे वाले को इफेक्ट करने वाला है, वही व्यक्ति जो टैक्स दे रहा है। आप बताइए, गरीब के लिए तो सेवा कर रही है सरकार, पैकेज दे रही है। नहीं, जो पहले आपने कहा था, आप कहिए इट इज एंटी रिच। आप तो कह रहे हैं एंटी रिच का मतलब क्या है? एंटी रिच की कोई लाइन खींचिएगा आप? नहीं, आप देखो, खींचिए ना, एक लकीर तो खींचो ना, कितनी इनकम होनी चाहिए? मैं बता देता हूं लाइन, चाहे सब बैंकर सब कुछ खींचते हैं, एक अपर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप। आप किस तरह डिस्क्राइब करते हैं जब कहते हैं कि मिडिल इनकम ग्रुप को ऊपर आना चाहिए, लोअर इनकम ग्रुप को मिडिल इनकम ग्रुप में आना चाहिए? आप बताइए क्या लाइन है? आपने जो अपर इनकम ग्रुप जो भी हिसाब लगाया, आप मुझे बता दीजिए पहले, फिर मैं डिस्कशन लूंगा। इस देश का सबसे फैटी तबका जो मिडिल क्लास है, उस पर कल सुबह से हमला होने वाला है। अच्छा, एक सेकंड, वही मैं कह रहा हूं, ठीक है, मिडिल क्लास सबसे बड़ा इफेक्टिव होने वाला है। मैंने कहा मिडिल इनकम, आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। नहीं, मिडिल इनकम ग्रुप को 1000 रुपए महीने आप पहले समझा दीजिए। 1000 रुपए की बात आप कर रहे हैं? अरे भैया, तो कितना खर्च होगा इस पे आप बताइए। आप पहले मुझे बता दिए, ब्रेकअप करिए, सर्विस टैक्स का कितना खर्च होगा। यही मैं सुबह कह रहा था, और अभी मैं कह रहा हूं 25,000 रुपए पर तकरीबन उसके ऊपर 3,000 का बोझ मिनिमम आने वाला है। कैसे आप डिस्क्राइब करिए मुझे? हमने कह दिया, अब आप करते रहिए। नहीं, आप 25,000 बता दो। आप जो कह रहे हैं, आप 2-2.5 हजार कह रहे हैं, तो मतलब आप ये जो कह रहे हैं कि 2-2.5 हजार, मुझे बताइए, मैंने तो अपना हिसाब किताब बता दिया। स्टूडियो में नहीं तय होगा, कल हम बार-बार बोल रहे हैं, कल सुबह होने वाली है। ये सरकार चुन के आई है, आप गड़बड़ी मत कीजिए। आपको चुनाव नहीं लड़ना है। नहीं, आप इस चीज को समझिए। आई एग्री। लास्ट चीज ये सुन लीजिए, जब भी आप कोई हवाई जहाज में जाते हैं, कहते हैं हवाई जहाज एक सेकंड, वो कह रहे हैं हवाई जहाज में जब जाते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो ऑक्सीजन मास्क गिरेगा। वो कहते हैं अगर आपके पास अपना बच्चा भी हो तो पहले आप लगाइए, तब अपने बच्चे को हेल्प करिए, क्योंकि अगर आप मर गए तो बच्चों को कौन हेल्प करेगा? तो अगर जेटली जी कह रहे हैं कि देखिए इंडस्ट्री अगर आएगी, फैक्ट्रीज बनेंगी, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपके पास जाएगा, वही हिसाब है। आप क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमको भी पता है जेटली जी पायलट हो गई, आपने अच्छी बात आज कह दी। तो वाकई इस देश को पायलट की तरह चलाया जा रहा है, हवाई जहाज मान लिया गया है, पीछे सफर करने वाले। ये स्थिति इस देश की होगी। अब मजाक किए हुए साहब, आप क्या बोल रहे हैं? आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हवाई जहाज किसने गिराया? किसने गिराया? कांग्रेस ने गिराया ना 10 साल पहले। कांग्रेस की बात बीच में कहां से आ गई? 6 महीने में और नहीं तो क्या पटक दिया। अरे भैया, 6 महीने में आप कह रहे हैं मोदी जी को सब सॉल्व करना है। हम फिर मोदी जी का नाम हम नहीं लेते, आप ले लेते हैं। हम ले रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, मोदी जी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है। अच्छा, बजट, 1 सेकंड, मैं पूरा 1 मिनट रुक जाओ। बजट हम डिस्कस कर रहे हैं, या तो आप कह दीजिए कि मोदी जी का बजट नहीं है, 1 सेकंड, जेटली का बजट नहीं है, क्योंकि आज जो डिस्कशन चल रही है बजट के ऊपर चल रही है कि नहीं? इस देश की परिस्थितियों पर बहस चल रही है। करेक्ट, सिर्फ बजट उसका एक हिस्सा है। बजट का इंपैक्ट इस देश के प्लीज करेक्ट, बिल्कुल। तो बजट को लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप चाहे माने या ना माने, आपकी बात है। हम माने, हमसे क्या, जनता जो सुनेगी कल से उसको समझ में आ जाएगा। वो सुन रही ना, मुझे भी और आपको भी। बिल्कुल, चलो देख लेंगे, वो देख लीजिए आप कल से। आप अब उस रईसी वाले एस्पेक्ट में आप चीजों को अगर लेने लगोगे, आप जरा प्लीज से नॉट एंटी रिच, आपके प्रॉफिट में कमी हो रही है। अरे मेरे प्रॉफिट में, मैं कौन सी इंडस्ट्री चला रही है? मेरे प्रॉफिट में कमी हो रही है? ये बैंकर है, इनसे पूछिए, बताइए आप क्या इसका असर। देखिए, मेरा ये मानना है कि सब पर असर पड़ेगा, खास करके गरीबों पर। ये जो हम मानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस काफ़ी रिग्रेसिव होती हैं, तो इस पर सबका असर पड़ रहा है। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा शिकायत है इस बजट से, वो ये, हम सबको ये उम्मीद थी कि अच्छे दिन कब आएंगे। ये उम्मीद थी कि इस बजट में कोई रोड मैप होगा, ये हम देखेंगे कि नौजवान के लिए जैसे नौकरियां पैदा होंगी, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है जो कह रहे थे, वो हमारे सामने कुछ एक अच्छा सा ब्लूप्रिंट बनेगा, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। अलग साहब आपको बड़ा आश्चर्य से देख रहे हैं। मुझे लगता है मैं इन दोनों के बीच में कहूंगा, मुझे लगता है दोनों एक्सट्रीम व्यू ले रहे हैं। ये कहना कि इस बजट में रोड मैप नहीं है, ये गलत होगा। ये कहना जैसे अलग जी कह रहे हैं कि ये बजट जो है एक तरह से प्रो पुअर है और एंटी रिच है, ये भी बिल्कुल गलत है।
कहीं ना कहीं मोदी जी ने एक तरह से या जेटली जी ने कोशिश की है, जैसे जेटली जी ने उस साउंड बाइट में कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं उद्योगपति को भी कहूं कि देखिए मैंने आपके लिए एक रोड मैप बनाया, मैं गरीबों के लिए भी कहूं कि मैंने आपके लिए सोशल सिक्योरिटी दी है। यानी आप कहना चाहते हैं हम सबको लेकर साथ लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सभी वर्गों के लिए इस बजट में कुछ ऐसी चीज भी है जिससे उनको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो आप अगर एक तरह से देखें तो मीरा सन्याल जो कह रही है कि सोशल सेक्टर पर स्पेंडिंग कम हुई है, हम इस पे आ रहे हैं, हम ब्रेक के बाद आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात पहली बार कही गई, एंटी रिच बजट। अलग साहब क्या कहेगा ये? हम ब्रेक के बाद आ रहे हैं, आप क्या कहेगा? आपने शुरुआत पुअर को तो इस देश में आपने शुरुआत की कि ये बजट अच्छा है, पॉलिटिशियन नहीं है, एंटी पुअर आपने शुरुआत की। अच्छा है आपने, हाँ बिल्कुल, अभी भी उस पर टिके हुए हैं कि एंटी पुअर। मैं कह रहा हूं इट्स नॉट एंटी पुअर। चलिए आप एंटी रिच, एंटी रिच। इफ यू वांट टू से इट्स एंटी, नहीं हमने नहीं कहा, आपने ये शब्द आज इस्तेमाल किया, एंटी रिच बजट। प्रसून जी, आई एम सेइंग दिस बजट इज ग्रेट। इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू कैन क्रिटिसाइज इट फॉर, इट इज बिकॉज इट्स एंटी रिच, इट्स प्रो पुअर, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। ये प्रो पुअर बजट है, तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म मत लगाइए ना। 80-90 पैसा घट रहा था तो पेपर में आ गया, आज निकल आ जाएगा पेपर में, ये सारी चीजें आ जाएगी। एक मिनट रुकिए, मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उस बीच में जुड़े नहीं थे। सलीम साहब, बजट देखा समझा बूझा, आप लोग तो जनता के बीच की बात करते रहते, जनता ने आपको मान लीजिए अलग बैठा दिया, लेकिन इस बजट को लेकर क्या आपको लगता है राजनीतिक तौर पर अब आप लोग के अच्छे दिन आ जाएंगे, ऐसा भाव जागा है क्या? नहीं, अगर गरीब जनता के अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, देश के मध्यम वर्ग के अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, हमारे अच्छे दिन कैसे आएंगे? क्यों नहीं आने वाले? ये बात तो तय है कि मोदी जो भाषण दे रहे थे, जेटली जी या मोदी जी कल जो भाषण दिए और जो काम कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। ये जो दोहरी नीति है ये उजागर होगा लोगों के सामने। भाषण में बहुत कुछ अच्छी बात कही गई, गरीबी उन्मूलन की बात की गई, ग्रोथ की बात की गई, बेरोजगारों की बात की गई, लेकिन जब हकीकत में जो प्रावधान रखा गया उसमें शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सामाजिक जो कुछ स्कीमें चल रहे हैं उसमें सब में प्लान में कटौती है, और रिवाइज में भी कटौती हुआ था। घोषणा कर दिए कि हमने बढ़ा दिए हैं, तो दोनों में अंतर है। और एक तरफ तो संपत्ति कर को आप खत्म कर देते हैं, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट टैक्स को आप घटाएंगे ये वादा कर देते हैं, लेकिन जो आम लोगों के लिए जो इनडायरेक्ट टैक्स जो हम सबको देना पड़ेगा, आपके पैनल में जितने लोग बैठे हैं आज जो सुन रहे हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ गया। 8,000 करोड़ की घटौती की आप डायरेक्ट टैक्स में, लेकिन आप 23,000 बढ़ा दिए, तो किससे आप पैसा ले रहे हैं, किसको दे रहे हैं? और यह मैं सुन रहा था कि प्रो रिच प्रो पुअर, ये तो पूरा देश के तमाम जनता के विरोध में है, लेकिन जो तथ्य है वो गलत है कि हम पहले बड़े बड़े लोगों को देंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, उसके कॉन्फिडेंस तैयार करेंगे, इसलिए हम टैक्स को डिफर करेंगे, गार टैक्स को, और बाद में हम क्या देखेंगे कि वो ट्रिकल डाउन होगा, ऊपर में जब मिलेगा तेल को तो फिर नीचे चुक रहेगा। हम उस हिस्से पे आते हैं जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, जो गरीबों की बात हो रही है, पुअर की बात हो रही है। शहनवाज जी, इस बात का जिक्र हो, लेकिन हमको लगता है वो हिस्सा आप ही पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कैसे हिस्सा शिफ्ट कर दिया गया बजट का? देखिए, सब कह रहे हैं कि ये जो सोशल एक्सपेंडिचर है उसमें बिल्कुल किसी ने कुछ कम नहीं किया, लेकिन ये गलत है। जैसे लग रहा है इंदिरा आवास योजना 16,000 करोड़ से 10,000 करोड़ हो गया है, सर्व शिक्षा अभियान 27,000 करोड़ से 22,000 करोड़, मिड डे मील 13,000 करोड़ से 9,000 करोड़, ICDS जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है 18,000 करोड़ से 8,000 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर 39,000 करोड़ टू 33,000 करोड़। अब जहाँ पर भी देखे काफ़ी मतलब कम हुई है बजट। हमारी नीचे पर बहस हो रही थी कि अच्छा स्टेट्स को ज्यादा एलोकेशन मिला है, हमको लगता है जवाब देना चाहिए, करने में बहुत मुश्किल हो रही है। मैसेज क्या है बजट का? क्या हमको सोशल और इकोनॉमिक डायनेमिक्स को नए तरीके से पकड़ना था? ये तो जो कम हो गया वही पढ़ा इन्होंने, जो बढ़ गया वो थोड़ी पढ़ेंगे। बिल्कुल, ये तो अपना पक्ष यहाँ पे आप ये लीजिए, इन्होंने तो वही रिसर्च किया ना कि जो कम हो गया वो बता दिया, देश ने जान लिया इनके जरिए कि साहब ये सेक्टर में कम हो गया। जो बढ़ गया वो भी बताना चाहिए कि आज गरीबों के लिए इंश्योरेंस की बात हो गई, जो आज इस देश के अंदर हम लोगों ने चिंता की किसानों की, उनके लिए 8 लाख करोड़ के ऋण की बात की हमने। जो पूरे देश में एम्स खोले जा रहे हैं उसकी कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। आप गरीबी और अमीरी में पूरा आधा डिबेट चला गया। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि जो अच्छी चीजें हुई हैं, बिहार बंगाल के साथ, यहाँ सलीम साहब बैठे हैं,
इनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। नहीं शहनवाज जी अच्छा है आज आपने जिक्र कर दिया। शहनवाज जी हमें एक बात बताइए, वो कौन सा भाषण है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जिसमें गरीब और हिंदुस्तान के भीतर के हाशिए पर पड़े तबके का जिक्र नहीं हुआ है? गरीब और रईसी में तो पूरा भाषण रहा है चुनाव से लेकर अभी तक का। हर भाषण में अगर आप देखिए तो गरीबों का जिक्र बार बार क्यों किया जाता है? गरीबों का प्राइम मिनिस्टर को पूरा हक है गरीब की बात हम इनकार कर रहे हैं, लेकिन हर चीज उसी वो देश एक ही तराजू में क्यों तौली जा रही है? यही तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है क्या? मैं तो कह रहा हूं सबका, प्राइम मिनिस्टर का तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा कि अमीर की चिंता नहीं करेंगे, ये तो नारा ही है, तो बेस है हमारा कि सबकी चिंता करना। अच्छा। और इसलिए सबकी चिंता वो करेंगे ही। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो इस बजट में सिर्फ नेगेटिव टॉक ले आएंगे लाके, ये डिबेट आज तक की देख के पुनप्रसून जी रात में लोग सोएंगे नहीं जिस तरह का डरा रहे हैं। नहीं सोएंगे क्या, सुबह जागते ही परेशानी होने वाली है वो समझ रहे हैं भाई। कल सुबह क्या हो जाएगा, कल सुबह क्या, ये कोई ऐसी रात तो है नहीं। जो इन्होंने सुनील अलग जी ने जो कहा है वो सही है। सुनील अलग जी ने जो कहा कि जो अब सेस बढ़ा, कितना बढ़ा? 0.2%। अगर सर्विस टैक्स कितना बढ़ा? शहनवाज जी अलग जी को तो चुनाव नहीं लड़ना है, आपको तो लड़ना है। आप तो जाएंगे जनता के बीच में। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो जनता भी सुन रही होगी, वो वोटर भी सुन रहा होगा। हम तो ये बोल रहे हैं कि इसके मर्म को समझिए जरा सा इस देश के। फिर जाएंगे। हम लोग नए नेता नहीं है, हम आपको ये बता रहे हैं जिम्मेदारी के साथ कि हमने चिंता किया इस बात का। आप समझिए गरीब राज्यों की चिंता हुई, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में हमने अच्छा, चिंता की है, कभी चिंता नहीं हुई। आपको धन्यवाद देना चाहिए। बिहार आप हैं महाराष्ट्र के हो गए, लेकिन बिहार होने के नाते विशेष पैकेज मिला है, आपको इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। निरुपम साहब ऐसी निगेटिव बात लग रहा है कि पता नहीं देश में क्या हो गया। इतना अच्छा बजट आया है जिसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा उनका स्वागत तो करने दीजिए, आप स्वागत कीजिए भाई संजय निरुपम जी। बजट का स्वागत करेंगे। अब वो उन्होंने बोला स्वागत कीजिए तो स्वागत करवाते हैं हम, हमें क्या शाहनवाज पता जी तो जो जी कहें। शाहनवाज जी जो बातें कह रहे हैं ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये सच है कि बिहार और बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और इसलिए विशेष घोषणा हुई है। फिर भी इसका स्वागत है क्योंकि मैं एक बिहारी आदमी हूं। दूसरी बात, वित्त मंत्री महोदय ने आज अपने भाषण में कहा कि 11 बार डीजल और पेट्रोल के भाव घटाए गए हैं। 12वीं बार 12 घंटे बाद आज बढ़ाने वाले थे, इसकी घोषणा उन्होंने नहीं की। तीसरी बात, सर्विस टैक्स जिस तरीके से बढ़ाए गए हैं उसमें इस देश की जनता इस बात को लेकर परेशान है कि एक पार्टी कहती है हम वाईफाई फ्री में देंगे और दूसरी पार्टी जब बजट लेके आती है वाईफाई को महंगा करके देती है। चौथी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि हम सबकी देख रहे हैं कि किसको क्या फायदा हुआ। शाहनवाज बोल रहे हैं आप निगेटिव कर रहे हैं। शाहनवाज जी हम निगेटिव नहीं कह रहे हैं, हम आपको आईना दिखा रहे हैं। इस पूरे बजट से सिर्फ एक व्यक्ति को लाभ होते दिख रहा है और वो है श्रीमान बाबा रामदेव जी, परम आदरणीय योग गुरु। मैं योग का विरोधी नहीं हूं, मैं खुद योग करता हूं, लेकिन एक व्यक्ति जिसने योग की दुकान चला रखी है, जो 2000 करोड़ की कंपनी चला रहा है, पता नहीं कौन सी दवा, कौन सी मसाला, कौन सा तेल बेचता है, आप वो उसके सारे तेल मसाले की कमाई को योग की कमाई में कन्वर्ट करके टैक्स फ्री करने जा रहे हैं, टोटल टैक्स एग्जम्पशन देने जा रहे हैं। मेरा ऐसा आरोप है कि इस सरकार ने और वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट के माध्यम से जिस बाबा रामदेव ने ब्लैक मनी के नाम पे तमाशा करके इस बीजेपी की सरकार को लाके दिया है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाया, उस बाबा रामदेव को एक बहुत बड़ा तोहफा वित्त मंत्री महोदय ने दिया है। आखिरी बात, नमामि गंगे एक फ्लैगशिप स्कीम थी। इस पूरे बजट में नमामि गंगे के नाम पे एक लाइन, पिछली बार 2200 करोड़ दिया गया था, उस 2200 करोड़ का कितना इस्तेमाल हुआ और आज जो 4000 करोड़ दे रहे हैं उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट जैसी योजना जो पिछली बार अनाउंस की थी उसका जिक्र तक नहीं है। तो ये पूरा सरकार मतलब 9 महीने के अंदर घुटने टेक के जनता के सामने। हम यहाँ स्टूडियो में आ जाते हैं, मोदी जी आने वाले अच्छे दिन लाने वाले का नारा लगा था, आज तो अच्छे दिन के नारे खत्म हो चुके हैं। कांग्रेस वालों के लिए नहीं आए, लेकिन हम देश की नारों से तो देश चलेगा नहीं ना। आप ये नहीं हमारे तो बुरे दिन हैं, लेकिन कम से कम जिन्होंने वोट दिया उनके तो अच्छे दिन लाओ। आप ये जिन्होंने आपको 282 सीटें दी उनके तो अच्छे दिन लाओ, गरीबों के अच्छे दिन लाओ।
क्या आयुर्वेदिक दवा के आप खिलाफ हैं? नहीं, आयुष मंत्रालय अलग से बनाया गया। हूँ। ये यूनानी, तिब्बी, आयुर्वेदिक दवा करता हूं, लेकिन मैं उस दुकान के खिलाफ हूं। नहीं, आप एक सिंबल स्वामी रामदेव से जो खींच है वो निकालने के लिए आपने इस प्लेटफॉर्म का उपयोग मत कीजिए। स्वामी रामदेव से आप नाराज जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस तरह जो बाबा रामदेव ने देखिए कांग्रेस का खूंटा तो उखाड़ दिया, इससे इनकार नहीं है, लेकिन मुश्किल ये था जो सवाल वो उठा रहे थे वो सवाल आज फिर से गायब हो गया। गार का जिक्र, गार को लगातार बैक किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। जिस रूट की बात होती है कि ब्लैक मनी आती है वो चर्चा में नहीं आती है। कहते हैं 7 साल की सजा, 10 साल की, पता नहीं इन स्थितियों में आप जो बोलना चाह रहे थे हम दोबारा उस पे आ रहे हैं। अब आप अपनी बात पे टिके हुए, एंटी रिच बजट। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जैसे अभी शाहनवाज जी कह एक पिक करके मत देखिए यहां आपका बढ़ गया, आप बताइए बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए। देखिए इतना आया है आपके पास, इतना आपका खर्चा एक्स्ट्रा हो गया। एक सेकंड, मैं पौने 2 घंटे के भाषण में हमको प्रोग्राम अगर करना है तो कुछ चीजें ही ना जनता के लिए चुनेंगे। ऑब्वियस थिंग वाज द एग्जेम्पशन, व्हाई आर यू ओनली रेजिंग वेयर इज लॉस्ट? भाई तो निगरानी करना काम होता है मीडिया का, चीजों पे निगरानी तो करेंगे। अच्छा, हम कोई सरकार तो नहीं चला रहे हैं। 1 सेकंड, मीडिया जो अच्छी बात नहीं चलेगी तो जनता समझेगी ना, ये तो पैसे का खेल है पूरा देश। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं पैसे का खेल ही कह रहा हूं कि देखिए आपके पास इतने पैसे आए हैं, इतना ज्यादा खर्च हो गया, आपके पास इतना बचा हुआ, इतना तो सुना दीजिए। आप कह रहे हैं कि जिनके पास पैसा है, मिडिल क्लास, वो कल से सुविधा में रहेगा? नहीं, सुविधा नहीं है। उन्होंने सवाल सबसे बड़ा ये था। बिल्कुल प्रसून, जब 2014 के चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी ने क्या वादा किया? उन्होंने कहा मैं ग्रोथ रेट इंप्रूव करूंगा और उसके साथ साथ मैं लोगों को नौकरियां दूंगा। हर महीने इस देश में 10 लाख नवयुवक आते हैं जॉब मार्केट में। सवाल यह है, और इस बजट की सक्सेस या फेलियर इस बात पर निर्भर रहेगी, क्या उन 10 लाख नवयुवकों को नौकरियां मिलेगी या नहीं इस बजट के बाद? क्या वाकई जो मेक इन इंडिया देश में होगा? सुनील अलग के जो दोस्त हैं, क्या वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर इन्वेस्ट करेंगे, जापान में जाएंगे या इंडिया में आएंगे? इस पर अभी भी सवाल है। अब सुनील अलग कहें कि इस बजट के बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी और जॉब्स इंडिया में, जॉब क्रिएशन होगा इंडिया में, तो मैं मानूंगा ये बजट सक्सेस होगा। मुझे लगता है कहां से होगा, लेकिन हमें लग रहा है कि ये चीजें हम तो टाल रहे हैं। नहीं, आज की तारीख में आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं होगा? आज की तारीख में हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा, पर ये भी नहीं कह सकते, ये कह सकते होगा नहीं, ये कह सकते होगा। एक मिनट, ये पॉलिटिशियन से चुनाव लड़ लो। नहीं, बिल्कुल जो कह रहे हैं, 1 मिनट में बता दूं, जितना कंप्लेंट्स था बाहर, अगर इंडियन इंडस्ट्री बाहर जा रही थी, फॉरेनर्स नहीं आ रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिए, उनका ये क्या कहना था कि हमको एक स्टेबल एनवायरनमेंट दीजिए, ठीक है, जो भी। अब इस बजट में पहली बार अब एक्सिक्यूशन हमें देखना है, स्टेबिलिटी आ गई कि कॉर्पोरेट टैक्स 30% है, 4 साल में 25, मतलब कि बढ़ने नहीं वाला। स्टेबिलिटी आ गई, वही सेकंड आ गई है। ईज ऑफ बिजनेस में उन्होंने कह दिया कि मैं ये करूंगा, रूल्स एक बार बना दिया तो आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि इंप्लीमेंटेशन होगा कि नहीं। यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द बजट। सबसे बड़ी बात जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस बजट में जेटली जी ने कहा 70,000 करोड़ वो डाल। एक मिनट में आपके साथ एक बात, बिल्कुल बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ हूं। एक उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब देखना है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में वाकई वो इन्वेस्टमेंट जाएगा, कब तक जाएगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कल सुबह जो युवक है जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तक जाता है वो कहेगा मुझे नौकरी चाहिए। अब एक तरह से मोदी जी ने जो एक सपना दिया, एक रोड मैप दिया है, वो एक दिन में नहीं साकार होगा, वो 1 साल में शायद नहीं साकार होगा। और सवाल यह है, क्योंकि आपने बड़ा सवाल किया राजनीति का, अगले साल चुनाव होंगे, इस साल बिहार में चुनाव होंगे, तब लोग सवाल पूछेंगे। हर सत्ता लुटियंस दिल्ली के लाल दीवारों के भीतर खो जाती है साहब, वो कांग्रेस कभी रही हो या बीजेपी आई हो, मुश्किल ये हो रही है। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपके साथ। मैं कह रहा हूं कि पहली दफा ये मोदी जी का बजट आया है। आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ही हैजंट डन इनफ, कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो सकती कि इसने डायरेक्शन नहीं दिया है। अब अगले साल जब बजट आएगा तो हम आपके साथ बैठेंगे और आप कह सकते हैं देखिए ये प्रॉमिस किया था, ये प्रॉमिस, यानी आप कह रहे हैं 2017 में, आप कह रहे हैं 2017 में अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल 2017 में, यानी आप कह रहे हैं 2017 2 साल आपको रुकना पड़ेगा। बिल्कुल 2 साल आपको रुकना पड़ेगा। फैक्ट्रीज तो एक दिन में तो नहीं बनेगी, एनवायरनमेंट बन रही है, इंडिकेशंस तो नजर आते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप उनको 6 महीने में उड़ा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि 5 साल है उनके पास। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि बाकी सबको 60 साल दिया, मुझे 60 महीने दे दीजिए। मिनिस्टर ने तो इतना तक कह दिया मिडिल क्लास अपना सोच ले। एक सेकंड में बता रहा हूं, इस्तेमाल किया गया। मैं यही कह रहा हूं कि अगले साल गिव हिम 1.5-2 years टू परफॉर्म।
अगर उनका मॉडल ठीक नहीं है तो हम क्रिटिसाइज करेंगे, आप वोट मत करना उनके लिए। नहीं, आप पहले से ही कर दीजिए। माने इस देश में हर चीज अब राजनीति ही तय हो रही है, सत्ता से ही तय। मीरा सान्याल जी, एक चीज बताइए, हम एक समझ, आप रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में थी, वहां सीईओ थी, राजनीति में आ गई, आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो गई। क्या राजनीतिक तौर पर जो चीजें निर्धारित होती है वो सारी चीजें सिर्फ सत्ता मिल जाए और वही पैमाना है, आखिरी पैमाना है? ये लगातार मैसेज आ रहा है कि हमको सत्ता मिल गई, जनता, ये कांग्रेस भी एक सब भ्रम पाली हुई थी एक वक्त, बीजेपी भी कह रही है जनता ने अब दे दिया है। हम इंडिकेशंस अलग अलग तरीके से चेक एंड बैलेंस देखें या नहीं देखें? नहीं, बिल्कुल देखना ही पड़ेगा। और मैं ये मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि बजट में अच्छी चीज़ें नहीं थी, जैसे कि ब्लैक मनी के खिलाफ जो लॉ ला रहे हैं, मैं मानती हूँ बहुत अच्छा है। और उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे हर एक आम आदमी के अकाउंट में, शायद वो नहीं होगा, लेकिन ब्लैक मनी को काबू में लाने के लिए जो बिल उन्होंने बात की है वो बहुत अच्छी है। जैसे कि ये गोल्ड स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन के लिए वो बहुत ही अच्छा है। सोशल सिक्योरिटी का जो है वो बहुत ही अच्छा है। मेरा ये सिर्फ कहना है कि जो हालात हमारे पास थे, जो पॉलिटिकल हालात थे, मतलब इनके पास 5 साल के लिए कोई अड़चन नहीं थी। इकोनॉमिक जो हेडविंड थे, जो रुपी स्टेबलाइज हो रहा है, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही हैं, उनके पास एक बहुत सुनहरा मौका था कुछ करने के लिए, बोल्ड रिफॉर्म लाने के लिए। जो हम कह रहे हैं कि जैसे राजदीप ने कहा, 10 लाख नवयुवक आ रहे हैं वर्कफोर्स में, उनको नौकरियां कहां से मिलेंगी, उनकी ये चिंता है। लेकिन ये दिशा तो दी है, एक अच्छी दिशा आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने एक दिशा दी। अब सवाल है कि उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होता है, सवाल है कि वो कब तक होगा, क्योंकि आप जानते हैं, जैसे आपने कहा, राजनेता जो है वो रुकेंगे नहीं। चुनाव होंगे 7 महीने बाद, तब लोग सवाल पूछेंगे कि नौकरियां कहां चली गई, इन्वेस्टमेंट अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। इन्वेस्टमेंट कल सुबह नहीं आने वाला इस बजट के बाद, इन्वेस्टमेंट तब आएगा जब लोग देखेंगे वाकई क्या देश में ईज ऑफ बिजनेस हो रही है। जब आप लेबर रिफॉर्म कर चुके होंगे, जब आप भूमि अधिग्रहण पे मुहर लगा चुके होंगे, सिंगल विंडो बना चुके होंगे, सिंगल विंडो बन गया है। आज आप पर्यावरण को लेकर कोई स्पीच का नहीं मसला है, विदेशी निवेश कैसे आएगा, वो जो मुद्दे उठा रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड, वही मैं कहने आपको कह रहा हूं कि आप बजट को फिर मत क्रिटिसाइज करिए, आप इंप्लीमेंटेशन पे पहुंच जाइए। आप तो बजट क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं प्रश्न करेंगे ही हजूर, जब हम देख पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं एंटी रिच, हमें आज भी समझ नहीं आया ये शब्द आप कहां से ले आए। इंप्लीमेंटेशन के ऊपर क्रिटिसाइज करिए ना। मोहम्मद सलीम साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? बिल्कुल, बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन ये बात तय है कि कल इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, लेकिन मंत्री जी खुद कहे हैं कि दिस इज चांस टू फ्लाई। अभी ये इंडिया उड़ने वाली है और पूरे विश्व के लोग इसी तरफ देख रहे हैं। सिर्फ कॉन्फिडेंस जनरेट करना बाकी था और कुछ बोल्ड डिसीजन लेना बाकी था। और आपने कह रहे बजट में सरकार ने ये घोषणा कर दिए, चाहे वो गार के बारे में हो, प्रोस्पेक्टिव टैक्स होंगे, उसके बाद आपके जाके कॉर्पोरेट टैक्स घटाए जाएंगे, तो कल से ही इन्वेस्टर लाइन लगा देंगे, सरकार ऐसी कह रही थी। लेकिन हकीकत में तो बात यह है कि हम ये कंसेशन देते जा रहे हैं, जैसे हम पीपी के बारे में पहले कहे थे, अभी सरकार कह रही नहीं, पहले गलती हो गया, अभी उसको और भी सुधारना है। तो सरकार जो जवाब दिखा रही है, को नौकरी देने के बारे में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, सामाजिक कल्याण की योजना के बारे में हो, उसको कहां से वो भरपाई करेंगे। बजट का मतलब तो ये भी है, सिर्फ राजनीतिक भाषण नहीं। बजट में जब हम फाइन प्रिंट देख रहे हैं तो देख रहे हैं वहां बड़ा गैप है। और काला धन के बारे में बेशक उन्होंने जो घोषणा की वो सही है, लेकिन वो बजट का हिस्सा नहीं था। वो तो एक विधेयक लाना चाहिए था, और जो लाएंगे वो उस विधेयक को इंट्रोड्यूस करते थे, भाषण दे सकते थे। चूंकि दिल्ली चुनाव के बाद आप कह रहे हैं परेशानी है, ये सही बात है कि विद इन 24 आवर कुछ नहीं होने वाला है, ये एक फैक्ट है। लेकिन सवाल एक ये है कि पिछले 9 महीनों से आते आते एक बजट आया है, सेकंड फाइनेंशियल। जी बताएं संजय निरुपम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये इधर जवाब ले लें बीजेपी से। देखिए, कांग्रेस वाला भी कहते फिर पूरा जवाब ले लेंगे। एक मिनट शाहनवाज भाई, एक मिनट। काला धन के बारे में ये सरकार पिछले 9 महीने में सबसे ज्यादा फेलियर साबित हुई है। आज के बजट में वो जो कानून और कड़ी कार्रवाई करने का जो एक वचन दे रहे हैं, वादा दे रहे हैं, वो निश्चित तौर पर बजट का हिस्सा नहीं था। और मुझे डर है कहीं आगे जाके इसको भी एक जुमला कह करके पूरे देश को भुलाने के लिए न कह दिया जाए। और अगर काला धन के लिए ये इतना संकल्पबद्ध है तो गार को डेफर करने का क्या मतलब है? हमारी सरकार ने भी गार को डेफर किया था, तब अलग अलग तरीके से आलोचना हुई थी। आज टैक्स चोरी के खिलाफ कड़े कानून बनाएंगे, और जो आपके पास गार जैसी व्यवस्था है आप उसको 2 साल आगे बढ़ा रहे। क्यों बढ़ा रहे भाई? किस दिन के लिए? क्या एफडीआई नहीं आएगा तो देश नहीं चलेगा? और एफडीआई के नाम पे देश के सारे कानून बंद कर दिए जाएंगे?
तो मुझे लगता है कि सरकार काला धन को लेकर के भी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। गलतफहमी में आने की कोई जरूरत नहीं है। शहनवाज जी जवाब दे दे। देखिए, पहले तो ये जो कल प्रधानमंत्री के भाषण के जुमले से ज्यादा परेशान है ये, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने बोला उससे कांग्रेस के नेता कुछ ज्यादा काले धन पे ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, इसलिए उसको जुमला कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात कि आप ये कह रहे हैं कि कहां से रोजगार आएंगे। खुद बोला कि रूरल पेजेज पड़ रहा है। कहां? नहीं, मैं जान रहा हूं, कल पीएम के भाषण के बाद आप लोगों की कैफियत समझ रहा हूं मैं, लेकिन अब कह रहे हैं कहां से होगा शुरू। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का ख्वाब है मेक इन इंडिया। अगर हम 8 लाख करोड़ रेलवे में इन्वेस्ट करेंगे तो नौकरी निकलेगी। अगर हम मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट डिफेंस में यहाँ फैक्ट्रियां लगा रहे हैं तो नौकरी निकलेगी। और आज स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई गई है और सबसे काबिल व्यक्ति राजीव प्रताप रूडी को उसका मंत्री बनाया गया है। तो आप ये जान लें कि प्रधानमंत्री का ये ख्वाब है स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। यकीन रखिए, साल भी पूरा नहीं हुआ, इतना अविश्वास मत कीजिए कि देश की जनता का अविश्वास आप पर हो जाए। देश की जनता ने 5 साल के लिए उनको मौका दिया है। स्थिति में आ रहे हैं 60 साल बनाम 60 महीना कहा है। नहीं, बिल्कुल सीन दिखा रहे हैं कि 2019 में डिबेट कर रहे हैं। ये 2019 का डिबेट है या 2015 का डिबेट है? नहीं, मैं कह रहा हूं 2019 जैसी निराशा दिखा रहे हैं। अगर 2019 में हम नहीं कर पाते तब कहते, लेकिन आज 2015 में जब पहला एक पूर्ण बजट है और इतनी निराशा, तो ये विपक्षी मानसिकता आपकी इंडिपेंडेंट रहा ही नहीं है। आप सोच के आए हैं, ठान के आए हैं कि अगर मोदी दिन कहेंगे तो हम रात कहेंगे, वो रात कहेंगे तो हम दिन कहेंगे। शर्मा जी, तो ये तो नहीं मेरे ख्याल से जवाब उनको मिल गया जो आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन राजदीप, एक आखिरी सवाल हर जहन में ये बात आएगी, क्या हर चीज चुनाव के नजरिए से देखी जाए? 2019, 2014 इससे पहले था, 2009 इससे पहले था, चुनाव के नजरिए से ही पूरे देश में विकास हो रहा है या नहीं? अब ये नापने की जरूरत आ गई। एक बात आपको मोदी जी को क्रेडिट देनी पड़ेगी कि मुझे लगता है इस बजट में उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं की है, और सुरेश प्रभु को भी ये क्रेडिट देनी पड़ेगी। 2 दिन पहले कोई वादा ऐसा नहीं है जिससे चुनाव पर असर होगा, क्योंकि एक तरह से वो जानते हैं इस साल कोई चुनाव नहीं है। अगले साल जो बजट होगा उसके 2 महीने बाद बंगाल, असम, तमिलनाडु में चुनाव होने जा रहे हैं। इस साल अगला चुनाव जो है नवंबर के महीने में। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं ये एक बड़ा मौका भी था मोदी जी को कि कुछ और भी ड्रामेटिक स्टेप ले कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी उनको एक बात माननी पड़ेगी कि मुझे नहीं लगता उन्होंने इस बजट में ऐसी कुछ चीज की है जिससे हमारे देश को नुकसान ज्यादा पहुंचेगा। हाँ, कल जो आम आदमी है वो कहेगा मेरे बजट का क्या होगा, मेरी नौकरियों का क्या होगा, लेकिन अगर इसी डायरेक्शन, इसी दिशा में अगले 1-2 साल सरकार रही तो मुझे लगता है फायदा हो सकता है। अगर चुनाव के प्रेशर में आके सरकार किसी दूसरी तरफ जाती है और या तो सोशल बोल्ड डिसीजंस लिए जाने चाहिए, बहुमत के साथ सरकार मौजूद है। सरकार ने और कुछ बोल्ड डिसीजन लिए जाने चाहिए थे जो नहीं लिए गए। हम सब चर्चा यहां पर खत्म कर रहे हैं ये बताते हुए कि पहली बार जब आर्थिक सुधार आया तो उसके बाद से पहली सरकार बहुमत के साथ है। बोल्ड डिसीजन लिए जाने चाहिए, लेकिन इस देश की बड़ी त्रासदी यह है जो आदमी 70 के दशक में जिस रूप में खड़ा था वो आदमी 21वीं सदी में भी उसी रूप में खड़ा है। नहीं खड़ा है, खड़ा है। हाशिए पर पड़े हुए तबके का जिक्र करें, हम रईसों का जिक्र नहीं करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।